स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एंड कॉम फाइनल EAF हम पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर सेंट्रल बैंकिंग। और इसमें हमारे पास सेंट्रल बैंक के रूप में हमारे पास जो कार्यरत है देश का प्रमुख शीर्ष संस्थान से बैंकिंग सेक्टर में सबसे ऊंची और प्रभावशाली संस्था मानते हैं, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए भारतीय रिजर्व बैंक का सामान्य अध्ययन करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में क्या क्या प्रक्रियाएँ, कैसे कैसे कौन कौन करते हैं, किस समय पर करते हैं, सारी बातें भी करते हैं। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में साख व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना है। साख नियम के दो पहलू होते हैं। प्रथम, साख की मात्रा को इस तरह से नियंत्रित करना कि आवश्यकता अनुसार साख का संकुचन एवं विस्तार हो सके। द्वितीय, व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाले साख की दिशा में का नियमन तथा अनियमन करना। भारत जैसे विकासशील देश में साख नियंत्रण का मूल उद्देश्य स्थिरता लाने के साथ आर्थिक विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक अपनी साख नियमन नीति का निर्माण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है साख नियंत्रण के उपकरण, टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियमन एवं नियंत्रण हेतु मात्रात्मक तथा गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से विभिन्न साख उपकरणों का प्रयोग करते हुए साख नियमन का खाता इन विधियों को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है मात्रात्मक विधियाँ, तो नंबर 2 में आती हैं हमारे पास में गुणात्मक विधियाँ। तो मात्रात्मक विधियों में हमें क्या क्या लेना है। मात्रात्मक विधियाँ अर्थात ऐसी विधियाँ जिनसे मुद्रा की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से कम अथवा अधिक हो सकती है या सीधा मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करती है, ऐसी नीतियाँ। और गुणात्मक विधियाँ में क्या है कि सीधी मात्रा को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी अलग से एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, करते हैं, जिनके माध्यम से बैंक में मुद्रा का संकुचन और विस्तार करने की प्रक्रिया स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं साख नियंत्रण के लिए मात्रात्मक विधियाँ। और मात्रात्मक विधियों में है नंबर 1 बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर से तात्पर्य उस न्यूनतम दर से है जिस पर रिजर्व बैंक देश में कार्यरत व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः भुनाने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार रिजर्व बैंक दर नीति में परिवर्तन करके देश में साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय दर 3% से निश्चित की गई थी। उसके बाद 10 बार परिवर्तन के हो चुके हैं। और 15 नवंबर 1951 में बैंक दर को 3% बैंक दर नीति के माध्यम से साख नियंत्रण प्रक्रिया को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर बैंक दर के माध्यम से साख नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक, जो एक ही है। केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो एक ही है। इसमें यदि RBI मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना चाहता है तो बैंक दर में कमी करता है, और जिससे बैंक द्वारा और अधिक साख निर्माण किया जा सकता है। जनता के मध्य पास के द्वारा और अधिक रुपया खाते में आ जाता है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लगती है। अर्थात यदि साख की मात्रा को बढ़ाना हो, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना हो, तो बैंक दर को कम कर दिया जाता है, जिससे मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है केंद्रीय बैंकिंग मध्यम नीति, और इसके अनुसार यदि RBI द्वारा मुद्रा की पूर्ति घटाना चाहता है तो सबसे पहले बैंक दर में वृद्धि करता है
जिसके कारण बैंकों द्वारा साख का निर्माण किया जाता है और जनता के पास कम रुपया आता है, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार से हम इसमें ये साख का नियंत्रण करते हैं। इसका सेकंड टॉपिक आता है खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑप्शंस ऑपरेशन। जब रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं। यदि रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में देश में वह मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय करना प्रारंभ कर देता है, जिससे बैंकों की तरह कोषों में वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप बैंक अधिक साख का निर्माण करता है। इसके विपरीत यदि साख का विसर्जन यदि साख का संकुचन करता है तो वह रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ कर देता है, जिससे बैंकों के नकद कोषों में कमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप साख निर्माण की क्षमता में कमी आएगी। खुले बाजार क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद आता है नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग जनता के पास रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है। इन कोषों की दर में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित कर लेता है। उसके बाद आता है वैधानिक तरल अनुपात, SLR इसको बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। इनके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। अर्थात इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के लिए अपनी कुल जमा संपत्ति का एक निश्चित भाग तरल अपने पास रखना एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस तरल कोषानुपात में कमी या वृद्धि के द्वारा व्यापारिक बैंकों की साख नियंत्रण क्षमता को प्रभावित किया जाता है। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करता है। ये था हमारा मात्रात्मक विधियाँ, जिनके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक या देश का केंद्रीय बैंक मात्रात्मक साख की मात्रा को कैसे परिवर्तित करता है, इसका अध्ययन अभी आपने किया। ये था RBI का साख नियंत्रण का टॉपिक फर्स्ट। धन्यवाद।